हेलो दोस्तों, लीगल बज़ पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा डेली स्टडी चैलेंज टास्क है अध्याय 26 जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध सेक्शन 337 टू 341। धारा 337 एक बार दोष सिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। 1. दोष सिद्ध या दोषमुक्त व्यक्ति। यदि किसी व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया गया है और वह दोष सिद्ध या दोषमुक्त हो गया है, तो वह पुनः उसी अपराध के लिए विचारण का भागी नहीं होगा। साथ ही उसे उन्हीं तथ्यों पर किसी अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी नहीं बनाया जा सकेगा जिसके लिए उसके विरुद्ध आरोप लगाया जा सकता था। 2. भिन्न अपराधों के लिए विचारण। यदि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोषमुक्त या दोष सिद्ध किया गया है, तो उसके खिलाफ एक भिन्न अपराध के लिए विचारण किया जा सकता है, बशर्ते कि पहले के विचारण में उसके विरुद्ध धारा 243 की उपधारा 1 के अधीन पृथक आरोप लगाए जा सकते थे। 3. अपराध के परिणाम। यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य से बनने वाले अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है जो ऐसे परिणाम उत्पन्न करता है जो उस कार्य से मिलकर भिन्न कोई अपराध बनाते हैं, तो उसका ऐसे अंतिम वर्णित अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा यदि उस समय वह दोष सिद्ध हुआ था, वे परिणाम हुए नहीं थे या उनका होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था। 4. अन्य अपराधों के लिए आरोप। यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए दोषमुक्त या दोष सिद्ध किया गया है, तो उस पर उस कार्य से बनने वाले किसी अन्य अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकेगा यदि वह न्यायालय जिसने पहले उसका विचारण किया था उस अपराध के विचारण के लिए सक्षम नहीं था। 5. उन्मोचन का प्रभाव। यदि किसी व्यक्ति को धारा 281 के अधीन उन्मोचन किया गया है, तो उसके खिलाफ उसी अपराध के लिए पुनः विचारण उस न्यायालय की या किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय की सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा। 6. प्रभाव। इस धारा का कोई भी प्रावधान सामान्य खंड अधिनियम 1897 का 10 की धारा 26 या इस संहिता की धारा 208 के प्रावधानों पर प्रभाव नहीं डालेगा। स्पष्टीकरण। परिवाद का खारिज होना या अभियुक्त का उन्मोचन इस धारा के प्रयोजनों के लिए दोषमुक्ति नहीं है। दृष्टांत। क का विचारण सेवक की हैसियत में चोरी करने के आरोप पर किया जाता है और वह दोषमुक्त कर दिया जाता है। जब तक दोषमुक्ति प्रवृत्त रहे, उस पर सेवक के रूप में चोरी के लिए उन्हीं तथ्यों पर केवल चोरी के लिए या आपराधिक न्यास भंग के लिए बाद में आरोप नहीं लगाया जा सकता। ख घोर उपहति कारित करने के लिए का विचारण किया जाता है और वह दोष सिद्ध किया जाता है। क्षत व्यक्ति तत्पश्चात मर जाता है। आपराधिक मानववध के लिए का पुनः विचारण किया जा सकेगा। ग ख के आपराधिक मानववध के लिए क पर सेशन न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया जाता है और वह दोष सिद्ध किया जाता है। ख की हत्या के लिए का उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात विचारण नहीं किया जा सकेगा। घ ख को स्वेच्छा से उपहति कारित करने के लिए क पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और वह दोष सिद्ध किया जाता है। ख को स्वेच्छा से घोर उपहति कारित करने के लिए का उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात विचारण नहीं किया जा सकेगा जब तक कि मामला इस धारा की उपधारा 3 के भीतर न आए। ग ख के शरीर से संपत्ति की चोरी करने के लिए क पर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और वह दोष सिद्ध किया जाता है। उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात क पर लूट का आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा। च घ को लूटने के लिए क, ख और ग पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और वे दोष सिद्ध किए जाते हैं। डकैती के लिए उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात क, ख और ग पर आरोप लगाया जा सकेगा और उनका विचारण किया जा सकेगा। धारा 338 लोक अभियोजकों द्वारा उपस्थिति। 1. प्रतिनिधित्व। किसी मामले का भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक किसी न्यायालय में, जिसमें वह मामला जांच, विचारण या अपील के अधीन है, किसी लिखित प्राधिकार के बिना उपस्थित हो सकेगा और अभिवचन कर सकेगा। 2. प्राइवेट अभियोजन। यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए किसी अधिवक्ता को अनुदेश देता है,
तो मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अभियोजन का संचालन करेगा। ऐसा अनुदेशित अधिवक्ता लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करेगा और न्यायालय की अनुज्ञा से उस मामले में साक्ष्य की समाप्ति पर लिखित रूप में तर्क प्रस्तुत कर सकेगा। धारा 339 अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। 1. अनुज्ञा किसी मामले की जांच या विचारण करने वाला कोई मजिस्ट्रेट, निरीक्षक का पंक्ति से नीचे के पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा अभियोजन के संचालित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा, किंतु महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या तोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसा करने का हकदार नहीं होगा। यदि पुलिस के किसी अधिकारी ने उस अपराध के अन्वेषण में, जिसके बारे में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है, भाग लिया है तो अभियोजन का संचालन करने की उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। धारा 340 प्रतिरक्षा का अधिकार। प्रतिरक्षा का अधिकार जो व्यक्ति दंड न्यायालय के समक्ष अपराध के लिए अभियुक्त है या जिसके विरुद्ध इस संहिता के अधीन कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं, उसका यह अधिकार होगा कि उसकी पसंद के अधिवक्ता द्वारा उसकी प्रतिरक्षा की जाए। धारा 341 कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता। 1. विधिक सहायता जहां न्यायालय के समक्ष किसी विचारण या अपील में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जाता है और जहां न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी अधिवक्ता को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वहां न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर अधिवक्ता नियत करेगा। 2. राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन। उच्च न्यायालय उपधारा 1 के अधीन प्रतिरक्षा के लिए अधिवक्ताओं के चयन के ढंग, उन अधिवक्ताओं को न्यायालयों द्वारा अनुज्ञात की जाने वाली सुविधाओं और उन अधिवक्ताओं को सरकार द्वारा संदेय फीसों का निर्धारण करने वाले नियम बना सकेगा। 3. अन्य न्यायालयों में लागू। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि उस तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा 1 और उपधारा 2 के उपबंध राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी वर्ग के विचारणों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणों के संबंध में लागू होते हैं।